बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। आज मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आवाम को बताया कि IMF के साथ मामलात तय पा गए हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को $1 अरब अब मजीद मिलेंगे। किस हद तक मुल्की मईशत के लिए ये बात खुशकुन है कि IMF के साथ एक बार फिर से पाकिस्तान की डील हो गई, लेकिन हुकूमत के जो दावे हैं वो मौजूदा मुआशी सूरत हाल के बिल्कुल बरक्स होते हैं। हुकूमत ये कह रही है कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। गुज़िश्ता 3 बरस से आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आई, मज़ीद महंगाई होती जा रही है। और साथ ही ये भी हुकूमत दावा करती है। आज हमाद अदर साहब शौकत तरीन साहब के हमरा थे, उन्होंने जब बात की तो उन्होंने ये भी बता दिया कि पेट्रोल भी मज़ीद महंगा होगा, बिजली भी मज़ीद महंगी करना पड़ेगी। हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया। मुआशी माहिरीन कह रहे हैं कि ये भी हम पहले से कह रहे थे, पिछले साल ये इकदाम हुकूमत को उठा लेने चाहिए थे, लेकिन साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस पर भी तनकीद की और उन्होंने कहा कि 400 अरब रुपए का खर्चा हुकूमत का बढ़ गया। जो बेसिस पॉइंट हुकूमत ने बढ़ाया, शरह सूद बढ़ाई है और बैंकों को 500 अरब रुपए का मौजूदा हुकूमत ने तोहफा दिया है। और आज मुशीर ख़जाना ने एक और बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा टैरिफ बढ़ाना मसले का हल नहीं है, सेल्स टैक्स में इक़दाम करना होंगे। ये इक़दाम किस तरीके से किए जाएंगे, कौन करेगा सेल्स टैक्स की कलेक्शन को बेहतर, और प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी कि हुकूमत ने जो फैसला किया है कि स्टेट बैंक को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाया जाएगा, इसका बिल भी पेश किया गया गुज़िश्ता दिनों ज्वाइंट सेशन के अंदर। क्या हल निकलेगा, मुल्की मईशत कब दुरुस्त समत में जाएगी, आम आदमी को रिलीफ कब मिलेगा, रुपए की कदर कब बढ़ेगी, डॉलर कब नीचे आएगा, और महंगाई हुकूमत के लिए एक बड़ा दर्द सर है। मौजूदा हुकूमत आने वाले दिनों में मुस्तकबिल करीब में महंगाई पर काबू पा लेगी, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, और स्काइप पर ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, IMF से जो हुकूमत के मुज़ाकरात तय पा गए हैं, किस हद तक सूरत हाल में बेहतरी आती नज़र आ रही है आपको? देखें, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है माइलस्टोन, क्योंकि अगर आप IMF के साथ नहीं होती एग्रीमेंट तो अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी। जैसे हमने देखा कि पिछले चंद हफ्तों में अनसर्टन एनवायरनमेंट इतनी ज़्यादा थी कि हर चीज़ जो है वो अफेक्ट हो रही थी, और उसकी वजह से आपका रुपए की जो वैल्यू है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा था, और स्टॉक मार्केट पे भी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो आई थिंक कि इसके अब साइन होने के बाद बड़ी हद तक ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी, और हमें ये बल्कि ये मार्केट्स को पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली अब वे फॉरवर्ड क्या है। एक तो ये है कि IMF प्रोग्राम की जो अभी उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है उसमें बड़ी हद तक जो काम थे, जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट्स जिसके आए डिवैल्यूएशन के बाद, और जो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट्स में इजाफा हुआ, जो आपकी इन्फ्लेशन में बेहद इजाफा हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब हो चुकी हैं। इससे आगे जो है जो भी आपका IMF का प्रोग्राम होगा वो तकलीफ दे ज़रूर होगा, लेकिन उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी हम ऑलरेडी सह चुके हैं। सो अगर आप इसको कंसिडर करें कि ये एक किस्म की आप इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं और उसमें आपको खासी बिटर मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, अब आप उस मेडिसिन को कंप्लीट करेंगे और होपफुली आप फिर आगे आके ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। और इस प्रोग्राम में IMF एस्टिमेट कर रहा है कि 4 से 4.5% ग्रोथ भी होगी और इन्फ्लेशन जो है वो कुछ कम होगी। साथ उसने एक पूरा रोड मैप एक किस्म का इंडिकेट किया है जिसमें इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बेहतरी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना, एनर्जी के जो मसले मसाइल हैं उनको हल करना, सस्ती बिजली की तरफ मूवमेंट करना, रिन्यूएबल्स की तरफ जाना, और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनके खसारों को ख़त्म करना।
तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और ये अब वक्त मिलेगा गवर्नमेंट को कि ये तमाम चीज़ें कर सकें और इकॉनमी को एक सस्टेनेबल लेवल पे लाएं और वो स्टेबल भी हो और ग्रोथ भी करे। ठीक। आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा मौजू होगा। ये इसकी वजह से पाकिस्तान को जी। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरे इदारों से भी मदद हासिल होगी, फाइनेंशियल फ्लोज बनेंगे, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में आप अब आसानी जाएंगे। आप बॉन्ड्स इशू करना चाहते हैं, सकूक इशू करना चाहते हैं, जीडीआर्स करना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके लिए ओपन हो जाएंगी। सो आई थिंक ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है ठीक। जो अचीव हो गया है, और इंशाल्लाह इसके बाद अगले जो इसके मराहिल हैं आईएमएफ प्रोग्राम के, ये हम खुश उसलूबी से मुकम्मल भी करेंगे और हमारी इकॉनमी जो है वो सस्टेनेबल तरीके से ग्रो भी करेगी। ठीक। और आप जो अहदाफ हैं गवर्नमेंट के इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, वो तमाम हम पूरे करेंगे। शाहिद साहब, आप मुत्तफिक हैं डॉक्टर साहब के इस पॉइंट से कि एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है, सूरत हाल अब इस जो डील हुई है, नए मुज़ाकरात हुए, इसके बाद बेहतरी की जानिब जाएगी? देखिए, ये जो डील है ये 23 दफे हम पहले भी 22 दफे पहले भी कर चुके हैं और सिवाय तबाही के कुछ पाकिस्तान को मिला नहीं है। नंबर एक, बुनियादी चीज ये है जिसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए कि जो शराइत तय हुई हैं उसके नतीजे में हर महीने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, पेट्रोलियम लेवी की मद में, जो कि भत्ता होता है। और पेट्रोलियम लेवी में और पेट्रोलियम की मसनूआत के नर्ख बढ़ने के नतीजे में ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ेंगे, दालें, सब्जियां, गोश्त, हर चीज बढ़ जाएगी जो आवाम इस्तेमाल करता है। नंबर एक। नंबर दो ये कि आपके जो आप ये देखेंगे कि कई सौ अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस आवाम पे लगेंगे, जिससे महंगाई बढ़ेगी। और तीसरी बात ये थी कि अभी आप ये देखेंगे कि महंगाई से आवाम पहले कुचले जा चुके हैं। आपके जो प्रोग्राम मुख्तलिफ होते हैं उसमें बताया जाता है कि आवाम तंग है, क्योंकि महंगाई जो है आवाम की ऊपर एक जालिमाना टैक्स है। किसी पाकिस्तानी को इसमें शुबा नहीं होना चाहिए कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ेगी, यानी आवाम के ऊपर जो है तकालीफ बढ़ेंगी। और मुझे जो खदशा है, अल्लाह ताला इससे महफूज रखे, कि ये जो है वो बहरान है, आवाम की तकालीफ है, कहीं खुदा न खास्ता एहतजाज कल्चर और सियासी कल्चर में ना चला जाए, क्योंकि एक हद से ज्यादा जब आप जुल्म करेंगे, इस्तेहसाल करेंगे, तो ये खदशा तो मौजूद होता है। लेकिन मईशत पे बात करने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो हुकूमत ने ये एग्री किया है कि अब पार्लियामेंट में स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल पेश कर दिया जाएगा। अब स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी में दो बातें मैं आपको बता दूं। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने 1 जुलाई 1948 को ये कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी की अलामत होगा। अब से कोई 15 साल पहले स्टेट बैंक के गवर्नर थे जो 6 साल तक रहे, उन्होंने ये कहा कि जहां तक स्टेट बैंक का ताल्लुक है, हम हुकूमत पाकिस्तान के मामले में खुद मुख्तार हैं, और जब आईएमएफ का मामला आता है तो हमारी खुद मुख्तारी बहुत कम रह जाती है। अब जब ये चीज़ हकीकत भी है और आपने देखा कि जिस तरह से आईएमएफ की शराइत पिछले दिनों तय की गई हैं, हमने अमल किया है, तो ये तो आप इस चीज में अब तो कंपनी का हुकूमत ने स्टेट बैंक को भी खुद मुख्तारी दे दी है ना इस हवाले से भी। अभी तो नहीं दिया, अभी तो बिल आएगा। अब जी। देखते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर कितने हिम्मत दिखाते हैं, उनमें कोई पाकिस्तान से मोहब्बत का कितना जज्बा है। हुकूमत ने अभी तक पेश नहीं किया है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पार्लियामेंट में वो पेश हो चुका है। अभी सिर्फ एक हुआ है कि जो गलतकारियां इन्होंने की, तो इससे उसका ताल्लुक नहीं है। जो स्टेट बैंक ने गलतकारियां की थी, जिनको मैं कह रहा था कि कटहरे में खड़ा करें, तो उनको एक एमनेस्टी दी गई है दूसरे एक्ट के तहत, जिसमें यह कि उन पर कोई एक्शन नहीं हो सकता, कोई उनसे पूछ नहीं सकता, न उनसे न उनके अमले से। सिर्फ ये हुआ है। अभी खुद मुख्तारी का बिल आना बाकी है। दो चीज। तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दो गलतियां इन्होंने ऐसी की हैं पाकिस्तान में हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने, जिसका दिफा मुमकिन नहीं होगा। पहली ये थी कि इन्होंने मार्च से जून 2020 तक जो डिस्काउंट रेट था उसको 13.25 से 7% कर दिया, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमी थी, जिसका कोई जवाब नहीं था, जिसके नतीजे में सस्ते कर्जे दिए गए, लोगों ने गैर जरूरी इम्पोर्ट्स की, और अब स्टेट बैंक ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जी सस्ते कर्जे देने की वजह से हमारा जो तिजारती खसारा बढ़ा, गैर जरूरी दरामदाद बढ़ी। लेकिन जो चीज मैं बताना चाहता हूँ
कि रुपए की कदर में जो तबाही बर्बादी आई है उसका बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो शरह सूद में कमी से है, क्योंकि हमने देखा कि मई से जून में जो है, मई से अब तक कोई 23 रुपए डॉलर पे गिर गए, और इस हुकूमत के 3 साल 3 महीने में कोई आपके 52 रुपए गिरे हैं, जबकि इनके आने से पहले 10 वर्षों में कोई 56 रुपए गिरे थे। एक तो ये बात याद रखनी चाहिए। दूसरा, जो नाकाबिले बहुत ही गलत फैसला किया है इन्होंने, शरह सूद का तो दिफा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रुपए की कदर गिराई गई और उसको फिर बीच में ठीक करने की कोशिश भी नहीं की, अब कर रहे हैं जबकि बहुत लेट हो गया। मगर दूसरा जो बहुत बड़ा गलत फैसला इन्होंने किया वो ये किया कि जून में हमारे मुज़ाकरात होने थे IMF के साथ, अगर ये उस वक्त मुज़ाकरात कर लेते तो जो आज इस्तेहकाम की बात हो रही है वो जून में हो जाती, शराइत उनकी सख्त होती, तो ये जो 15-16 रुपए फी डॉलर गिरा है, ये जो 25 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हमारी हुई हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है, जुलाई से अक्टूबर तक 15 अरब डॉलर का तिजारती खसारा है, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। 5 अरब डॉलर 4 महीने में करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। ये तबाही बर्बादी बच सकती थी, तो इन्होंने ठीक जून से अक्टूबर में लेके गए। और दूसरा, ये शरह सूद में कमी और रुपए की कदर को गिरने देना दानिस्ता गैर जरूरी इंपोर्ट्स करके, ठीक। और जो अब इकदाम उठा रहे हैं, ये पहले हम कह रहे थे कि ये उठा लें, जो उन्होंने नहीं उठाए। अच्छा, तो महंगाई तो बढ़ेगी, इसमें तो किसी को अब शुबा नहीं है। तो शरह लेकिन सूद मैं में एक एक बार फिर जुमला से, कहना चाहता जी जी एक शायद साहब जुमला आप कह दूं कंप्लीट ताकि कीजिए। बात हो जाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी कल परसों जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है, उसमें जो अटैचमेंट है, उसमें ये लिखा गया है कि IMF ने ये कहा है, स्टेट बैंक कह रहा है कि भारत में अफराद ज़र जो है वो 4.5% है, तो हमारे यहाँ तो 9.2 है। तो हम क्यों कहते हैं कि सारी दुनिया में सैलाब है राइट तो भारत में तो नहीं आया, राइट, बांग्लादेश में भी मुझे नहीं। मुझे दूसरा ब्रेक ये पर जाना, कि डॉक्टर साहब भारत आप की कुछ कहना शायद चाह उम्र रहे हैं 9.2 शाहिद है। साहब के जवाब के में। जी जी, मैं जी इनकी जनाब। डिटेल्ड जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन फिर मुझे वक्त चाहिए, तो आप ब्रेक कर लें, उसके बाद करते ठीक हैं। ठीक, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर सलमान शाह साहब का मौक़िफ़ भी लेंगे। इसके अलावा ये शरह सूद में जो इजाफा किया गया है, क्या ये दुरुस्त फैसला है? टैक्स कवानीन में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? तब्दीली कैसे की जा सकती है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। टैक्स अदायगी में बेहतरी कैसे आ सकती है? इसके कवानीन में तब्दीली की बातें हो रही हैं, क्या ये मुमकिन है? इतना आसान है? इस पर बात होगी। पहले डॉक्टर सलमान शाह साहब का मौक़िफ़ लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की बात का जवाब देना चाह रहे थे। मैं आपके लिए एक और सवाल भी रखता हूँ। जो शरह सूद में हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया, क्या ये दुरुस्त फैसला है? जी, आई थिंक कि शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने जो एनालिसिस किया है, इसमें बहुत सी खामियां हैं और ये बहुत सी चीज़ों को इन्होंने टोटली इग्नोर किया है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि जो पिछले साल और उससे पिछले साल 2 साल में जो कोरोना की पेंडेमिक हुई है, उसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है और उसकी इम्पैक्ट्स जो हैं सारी दुनिया में आए हैं, और उसकी वजह से पूरी दुनिया में मॉनेटरी ईजिंग भी हुई है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हुई है। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस लेवल की डिसरप्शन नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे पेंडेमिक की मैनेजमेंट जो थी वो बहुत बेहतर थी। उस तरह के मैसिव शटडाउन्स नहीं किए और एक किस्म की सेलेक्टिव शटडाउन्स के ज़रिए इसको मैनेज किया गया है। और इकोनॉमिस्ट ने असेस किया है कि बेस्ट जो रिकवरी जिसने पेंडेमिक से की है वो पाकिस्तान ने की है। सो ये सारा एनालिसिस शायद साहब ने बिल्कुल इग्नोर किया है, क्योंकि वो उनकी नैरेटिव में वो फिट नहीं होता। दूसरी बात कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आया हुआ है, ये एनर्जी की वजह से आया है। हमारा एनर्जी सेक्टर जो है वो तकरीबन लार्जली इंपोर्ट डिपेंडेंट है, और वो भी जो है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि ऑयल और गैस और कोला वो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, और आपने अपने पूरी बिजली का निज़ाम और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ये सारी इंपोर्टेड हो गया है। और इस साल जो 4 महीने का आप डेटा आया है जुलाई से अक्टूबर का, तो उसमें पूरी इंपोर्ट्स का 25% एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, और पिछले साल के मुकाबले में ये डबल हो गई हैं। पिछले साल तकरीबन 3 अरब डॉलर की इन 4 महीनों में इंपोर्ट हुई थी। इस साल जुलाई से अक्टूबर 6 अरब डॉलर की इंपोर्ट हुई है, जो उससे डबल है।
और ये आपके करंट अकाउंट डेफिसिट जो ऊपर तेजी से गया है उसके ऊपर भी ये हावी है। इसके साथ साथ जो इसकी जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है ये क्रॉस द बोर्ड है, और इसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान में फूड इंपोर्ट्स जो हैं वो भी खासी ज़्यादा हो गई हैं, तकरीबन 10-12% आपकी इंपोर्ट बिल जो है वो फूड में चला गया, और उसमें शुगर और वीट की जो आपको मंगानी पड़ी, इंपोर्ट करनी पड़ी, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट है। और इन दोनों आइटम्स की और खुर्दनी तेल, इन तमाम चीज़ों की इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, और उसका भी इम्पैक्ट पाकिस्तान में आ रहा है। और ये जो प्रोग्राम में जो बातें हो रही हैं वो उस सारे इम्पैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हो रही हैं, ताकि ये जो आपकी डिवैल्यूएशन की वजह से रुपये की वैल्यू गिरी है इसको बेहतर किया जाए, और इंटरेस्ट रेट्स में जो इजाफा किया जा रहा है उसका मकसद है कि रुपये को ज़रा स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो हमारी इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। सो हमारे इंटरेस्ट रेट्स अभी भी नेगेटिव हैं, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेट बैंक ने सिग्नल किया है कि ये नेगेटिव जो हैं अगले मीटिंग्स में ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स फिर पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स की तरफ जाएंगे। बट असल चीज़ जो है ये IMF प्रोग्राम में जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जो बातें हो रही हैं ठीक। वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और उसमें एक बात जो है पहली दफ़ा IMF ने कहा है कि प्राइमरी सरप्लस की तरफ गवर्नमेंट को जाना चाहिए, ताकि जो कर्ज़ों का बोझ है उसको कम किया जाए। अब ये प्राइमरी सरप्लस की तरफ जब आप जाते हैं तो इसमें आपके रेवेन्यू और आपके एक्सपेंडिचर्स दोनों जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और उसकी स्ट्रेटजीज जो हैं वो गवर्नमेंट बना रही है और इम्प्लीमेंट करने जा रही है, ताकि जो फजूल हैं एक्सपेंडिचर्स जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं उनको अवॉइड किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा बचत की जाए, और डेवलपमेंट के ऊपर किया जाए खर्चा, और सरप्लस करके डेट को ख़त्म किया जाए। सो आई थिंक ये बड़ा फोकस्ड प्रोग्राम है। साथ साथ इसके ये भी है कि बिजली के निज़ाम को आप बेहतर करें आप बिजली के निज़ाम में जो इनएफिशिएंसीज हैं उनको दूर करें, और कंपटीशन लाएं। उन्होंने कंपटीशन की बात की है, जो बहुत ज़रूरी है बिजली के निज़ाम में कंपटीशन लाना, क्योंकि ये नहीं है कि आपने एक डिस्प्रिन की गोली खा ली और आपका सर दर्द ठीक हो गया। यहाँ पे आप एक बहुत इंटेंसिव केयर में हैं, और बेशुमार चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी ताकि आप एक सेहतमंद इकॉनमी बन जाएं। उसमें एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज की रिफॉर्म्स वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आज फेडरल मिनिस्टर ने इन्वेस्टमेंट इशारा दिया है क्लाइमेट कि की बिजली की रिफॉर्म्स कीमतें बढ़ाएंगे बहुत आने वाले दिनों इम्पोर्टेंट में। हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब इस IMF प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और इनके ऊपर अमल होगा, और ये एक किस्म का मेरा ख्याल है कि ये एक नेशनल एफर्ट होगा। और जहाँ तक ऑटोनॉमी है स्टेट बैंक की, ये आप देखें एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि 2016 में पाकिस्तान ने IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया था, और उस वक़्त भी IMF ने पाकिस्तान को बताया था कि आपकी इकॉनमी जो है अभी बड़ी फ्रेजाइल है, इसको बड़ी संभाल के आप रखें, इसको शॉक्स ना होने दें, कर्ज़ों को ना बढ़ाएं, रिफॉर्म्स करें। लेकिन उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो बहुत पावरफुल थे, उन्होंने वो बातें नहीं मानी। उन्होंने स्टेट बैंक का जो गवर्नर है उसको भी एक ब्यूरोक्रेट को लगाया जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और FBR से रिटायर हुआ, तो उनको स्टेट बैंक में लगा दिया। यानी कि स्टेट बैंक की कोई ऑटोनॉमी नहीं थी। स्टेट बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है वहाँ पे उनके गवर्नर जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जाके लग गए, और उसकी वजह से हमने देखा कि एक IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होने के 2 साल के अंदर
वो कर्जों का पहाड़ वहां खड़ा हो गया। 85 अरब डॉलर के एक्सटर्नल कर्जे ले लिए गए और करंट अकाउंट डेफिसिट राइट 20 अरब डॉलर का किया गया और कोई उसकी फाइनेंसिंग का तरीका भी नहीं था। सो आईएमएफ को ये पता है कि पाकिस्तान में गवर्नर स्टेट बैंक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, वो प्रोफेशनल क्वालिफाइड और ऑटोनमस एंटिटी के सरबराह के तौर पे नहीं होता, तो वो चीज़ें वो करेक्ट राइट करना चाहते हैं। चलिए एंड आई ठीक थिंक वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टेट बैंक एक बड़ा प्रोफेशनल अदारा होना चाहिए बिल्कुल जिसके गवर्नर की सिलेक्शन बड़े प्रोफेशनल के तौर पे होनी चाहिए और उसको फिर एक दफ़ा आप सिलेक्ट राइट करते स्टेट हैं तो बैंक फिर उस प्रोफेशनल इदारा होना इकॉनमी चाहिए, देने आपका की। पॉइंट आया बिल्कुल ठीक है। शाहिद साहब जो मामला उठाया सलमान शाह साहब ने कि आप कुछ चीज़ें मिस कर गए, जिनमें ख़ास तौर पर जो कोरोना पेंडेमिक आया 2 साल रहा, तरक्की पजीर ममालिक पाकिस्तान जैसे वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। अच्छा दूसरा बताइएगा, ये जो शरह सूद में इजाफा किया गया, क्या ये दुरुस्त फैसला है? अगर दुरुस्त है तो साबिक वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल क्यों कह रहे हैं कि 400 अरब रुपए का खर्चा अब बढ़ेगा? और टैरिफ बढ़ाना भी मसले का हल नहीं है, सेल्स टैक्स में इक़दाम करना पड़ेंगे, क्या इक़दाम हो सकते हैं शाहिद साहब? ये बहुत मुख्तसरन मैं बताऊंगा। जी जी पहली बात ये कि जो शरह सूद में इन्होंने कमी की थी वो दुनिया में सबसे ज्यादा थी कमी। और अभी जो सलमान शाह साहब ने कहा जी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम नुकसान हुआ था, तो किसने कहा था, किस हकीम ने कहा था स्टेट बैंक के गवर्नर को कि दुनिया में सबसे ज्यादा कमी करके मनफी शरह सूद कर दें? और मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A4, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 40A, आईन पाकिस्तान की शिक 3, इन तीनों को तोड़कर इनका कीमा बनाकर स्टेट बैंक ने और वजारत खजाना ने जो नफा नुकसान की शिरकत के खाते थे उनका मुनाफा गैर कानूनी तौर पर कम करके उनसे 675 अरब रुपया करोड़ों लोगों से खींच लिए, कम दिए, ये 3 कानून तोड़कर। और इसका जो फायदा था वो कम शरह सूद देके कर्जे लेने वालों को दिया जिन्होंने बेतहाशा इंपोर्ट्स की। और गवर्नर स्टेट बैंक ने अभी तस्लीम किया है कि जी उस फैसले की वजह से गैर जरूरी इंपोर्ट्स हो गई और जिसकी वजह से हमारा तिजारती खसारा बढ़ा। तो ये तो गलत बात हो गई बिल्कुल। दूसरा ये थी कि ये तो बेसाखी की मईशत उन्होंने बना दी थी सस्ते शरह सूद देके, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैंने जैसे आपसे कहा पेंडेमिक तो भारत में भी आया था, लेकिन वहां पर अभी खुद इनकी स्टेट बैंक की रिपोर्ट में है कि भारत में शरह नमू होगी इस साल 9.2 और हम उनका अफरात ज़र है 4.5। तो अगर उनका 4.5 है तो मेरे मुल्क का जो अगर 9.2 है अक्टूबर में, तो जाहिर है कि हुकूमत और स्टेट बैंक की गलत पॉलिसियां थी। फिर हमारा ग्रोथ रेट जो है 4.5 स्टेट बैंक ने वो IMF ने कहा है और अभी सलमान शाह साहब ने भी कहा, यानी उनका ग्रोथ रेट हमसे दुगना, अफरात ज़र हमारा उनसे दुगना। ये इस बात का सबूत है कि ये गलत जो है वो फैसला था नंबर 1 और कानून तोड़ के किया गया था। यही बांग्लादेश में है। नहीं, दूसरे जो इसमें आई IMF की थिंक शराइत, हाँ ये मैं बात जुमला पूरा कर नहीं लेता हूँ। बोलनी चाहिए कि IMF की जो शराइत है, इंडिया में IMF की जो कर्जों का शराइत है पहाड़ वो पाकिस्तान बेशतर की वही तरह है नहीं है। वो 1993 में से आ रही हैं। मैं आपको साबित कर सकता हूँ। स्ट्रक्चरल इस्लाहात की शराइत जो IMF ने अब लगाई हैं वो 1983 में भी थी, 1987 में भी थी, 2001 में भी थी, 2008 में भी थी, 2013 में भी थी। ये कोई नहीं इन पे अमल करता, ना उनको जरूरत है अमल कराने की। ये ड्रामा तमाशा होता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप पिछले रिकॉर्ड निकाल के देख लें, IMF का वेबसाइट देख लें, बेशतर स्ट्रक्चरल इस्लाहात वही हैं जो हम 1993 से कुछ 6 या 7 प्रोग्राम में कह चुके हैं। ये नई नहीं है। एक तो ये बुनियादी बात मैं आपको बता दूं। अब शरह सूद का बात कर लेता हूँ। देखिए मैंने तो पॉलिसी आने से पहले ये कहा था कि आप इसमें 200 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करें। नहीं, इन्होंने कम किया, इसलिए कम किया कि उन्होंने 19 दिसंबर को फिर एक इजलास बुला लिया है 3 हफ्ते के अंदर, बाकी उसमें बढ़ा देंगे। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था जो अब बौखलाहट में कर रहे हैं तबाही के बाद, मैं ये चाहता था ये बहुत पहले कर लेते ताकि ये जो हमारा तिजारती खसारा बढ़ा, दुनिया की तारीख, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा रुपए की कदर गिरी, ये नहीं गिरती। हमने तो ये वार्न किया था इनको दिसंबर 2020 से कि आप बढ़ा दें इसको। अब गलती मानने के बाद भी तो बढ़ा रहे हैं ना। और ये 150 बेसिस पॉइंट करने के बाद फिर ये 19 दिसंबर को बढ़ाने जा रहे हैं। हमें भी पता है, आपको भी पता है, शरह सूद फिर बढ़ेगी। तो ये तो आपको तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये गलत, ये नाकाफी है। असल चीज ये है कि अगर आप स्ट्रक्चरल इस्लाहत नहीं करते, जो आपका सवाल है, देखिए इमरान खान साहब ने क्या कहा था, जो तबाही उन्होंने कहा था इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर मैं अदल पर मबनी टैक्स की पॉलिसी नाफिज कर दूंगा, राइट 100 डेज। उन्होंने नहीं,
तवानाई का उन्होंने कहा था कि हंगामी बुनियादों पर उन वजूहात को दूर करूंगा जिनकी वजह से सर्कुलर डेट पैदा होता है, वो दुगना हो गया। अब अदल के मत जो पॉलिसी थी, उन्होंने ये बाद में कहा मैं 10,000 अरब रुपए इकट्ठा करके दिखाऊंगा। अब पाकिस्तान की पोटेंशियलिटी आज भी 10,000 है। हमने कम किया है पिछले साल 5,300 अरब रुपए। लेकिन ये जो 5,300 अरब कमी है, ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स में है। हमने सेल्स टैक्स का हदफ और इनडायरेक्ट टैक्सेस हासिल कर लिए। क्यों? क्योंकि हमने उसमें बहुत महंगी जो है शरह सूद पर जीएसटी हमने बढ़ाई है, तो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई है। और गवर्नर स्टेट बैंक थे एक साहब, उन्होंने 2005 में क्या कहा था, आखिरी जुमला मैं बता रहा हूँ। जी। उन्होंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान में टैक्स की चोरी रोक दी जाए तो फिर पेट्रोलियम लेवी सिफर हो जाएगा, जो आप 610 अरब रुपए करके हर महीने 7 महीने तक बढ़ाएंगे। फिर उन्होंने ये कहा था जीएसटी 5% पर आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा था इनकम टैक्स के रेट जो है कम हो जाएंगे। वो अगर आप करते, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, तो ये तबाही बर्बादी जो आई है नहीं आती। अब ये कुछ नहीं होने वाला। जितने उन्होंने शराइत रखी हैं 80% वही है जो 1993 में थी, 97 में थी, 2000 में थी, ठीक 2008 शायद साहब आपका में। मौक़िफ़ है, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। आज बात की गई मुशीर ख़ज़ाना की जानिब से कि टैरिफ बढ़ाना मसले का हल नहीं है, सेल्स टैक्स के हवाले से इक़दाम करना होंगे। मैं इसका जवाब लेना चाहूँगा अपने मेहमानों से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर सलमान शाह साहब, काफ़ी देर से मैं एक सवाल का जवाब लेने की कोशिश कर रहा हूँ आप दोनों मेहमानों से। वो ये है कि सेल्स टैक्स में जो इक़दाम करने का आज इशारा दिया शौकत तरीन साहब ने, ये सेल्स टैक्स में बेहतरी कैसे आएगी? शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि अगर टैक्स इस्लाहात बेहतर कर ली जाएँ तो हमारे पास कैपेसिटी है कि हम 10,000 अरब रुपए इकट्ठे कर सकें। देखिए, एक बात तो ये है कि सिद्दीकी साहब थोड़ा सा तज्ज़िये में चीज़ें भूल जाते हैं। एक वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हमारी इकॉनमी में इस वक्त क्या मसाइल हैं। अगर आप हिंदुस्तान की इन्फ्लेशन या बांग्लादेश की इन्फ्लेशन को देखते हैं तो सिद्दीकी साहब ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में एक कर्ज़ों का पहाड़ है। पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर से ऊपर तो एक्सटर्नल कर्जे हैं, जिनकी 15 अरब डॉलर की डेट सर्विसिंग है। और ये आपको हर वक्त आपके इकॉनमी के ऊपर बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए, एक कुल्हाड़ी है जो आपकी इकॉनमी को तबाह करती है। इसलिए आपको आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये रीफाइनेंसिंग और इसको कर्ज़ों के बोझ को ख़त्म करना ये इतना आसान काम नहीं है। और ये आपको आईएमएफ प्रोग्राम होता है तो फिर बाकी मालियाती इदारे भी आपकी मदद के लिए आते हैं। सो ये डायरेक्टली कह देना कि जी यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है और वहाँ पे कम है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे आप एक कर्ज़ों के जाल में फंसे हुए हैं, जिसे डेट ट्रैप कहते हैं। और उसकी वजह से आपको बहुत सी मुश्किलात हैं, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है, परचेजिंग पावर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे जाता है, क्योंकि आपने वो कर्जे जो हैं उनकी अदायगियों के लिए आपने रिसोर्सेज इकट्ठे करने होते हैं। अब जहाँ तक टैक्स का तल्लक है, ये हमारे मुल्क का एक बहुत पुराना मसला है कि टैक्स हमने एक बहुत मुश्किल निज़ाम बनाया हुआ है। एक बड़ा जो डिज़ाइन किए हुए हैं इस तरीके से कि मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो टैक्स कलेक्टर को होता है, हुकूमत को नहीं होता। और इंडस्ट्री भी चीखती है, एसएमई वाले भी हैं, वो भी खौफज़दा रहते हैं। और जो टैक्स जिनको देना चाहिए वो इस टैक्स नेट से बच जाते हैं। तो आई थिंक इसमें तमाम चीज़ों को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और बड़ी जल्दी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और सेल्स टैक्स में क्योंकि रेट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कई जगहों पे कि वो अब इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो मौजू नहीं रहे। और अगर वो उस किस्म के रेट्स आप लगाते हैं तो टैक्स एवेजन भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि दुनिया में जो टैक्स के रेट्स हैं वो खासे नीचे आ चुके हैं। कस्टम्स ड्यूटीज़ के रेट्स नीचे आ चुके हैं और पाकिस्तान में अभी भी रेट्स ज़्यादा हैं। सो आई थिंक कि इसको टैक्स के निज़ाम की रिफॉर्म्स जो हैं ये सबसे क्रिटिकल हैं। ठीक
कि आपने रेवेन्यूज भी बढ़ाने हैं, लेकिन आपने हैरेसमेंट को कम करना है, आपने आसान तरीके बनाने हैं, आपने डिजिटलाइज करना है ताकि ये जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपके पास डेटा होना चाहिए, उस डेटाबेस के मुताबिक आपको पूरे ये टैक्स के ठीक, निज़ाम को चलाना चाहिए। तो बिल्कुल ये ठीक, आपका पॉइंट है। चीज़ें जो हैं ये बड़ी मेहनत मांगती हैं, ये बड़ी मेहनत से होता है और बड़ी कमिटमेंट चाहिए इसके लिए। और ये जो सिद्दीकी साहब ने कहा ना कि ये रिफॉर्म्स हर प्रोग्राम में होती हैं और कभी मुकम्मल नहीं होती, ये दुरुस्त बात है, क्योंकि ये आईएमएफ आपको इशारा करता है कि ये काम आपने करने हैं, लेकिन आम तौर पे जब हुकूमत के ऊपर इमीडिएट थ्रेट ख़त्म होता है तो वो ये काम नहीं कर नहीं करते। पाती, और बिल्कुल ठीक इसलिए है। अब शाहिद साहब, ये है कि राइट, प्रायर एक्शंस मांगती है। अब राइट। आईएमएफ कहती है कि हायर एक्शन, पैसा बड़े एक्शन देने लेना से पड़ेंगे पहले अगर अगर आपको टैक्स प्रायर इस्लाहात एक्शंस बेहतर लेके करने आनी है। पड़ेंगे। तो शाहिद साहब, आप मुख्तसर बताइएगा, वक्त कम है, कि ये जो टैक्स के हवाले से इकदामात हैं सेल्स कलेक्शन के हवाले से, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? और सलमान शाह साहब ने काफ़ी इख्तलाफात किए हैं आपके जवाब से, ख़ास तौर पर ये कि हमें मद्देनज़र रखना चाहिए पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में हम पर कर्ज़ों का पहाड़ है, बल्कि जाल में हम जकड़े हुए हैं कर्ज़ों के। मैं दो तीन बातें बता दूं। पहली जी जी। बात तो ये है कि जो स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार हैं, वो ये है कि जो पिछली हुकूमत थी, उसके जो 5 वर्षों में जितने कर्जे बढ़े थे, उससे ज़्यादा जो है इनके 3 वर्षों में बढ़ गए। ये स्टेट बैंक कह रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह रहा है। बात खत्म हो गई। दूसरी बात ये है कि जो शाह साहब ने बिल्कुल सही बात की है, असल में मसला क्या है? टैक्सों का निज़ाम जो है, उससे हमारे 70% मसाइल हल होंगे। इमरान खान साहब ने कहा था, लिख के तहरीरी तौर पर था कि मैं 100 डेज में अदल पर मबनी टैक्सों का निज़ाम ले आऊंगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी काबीना ही तैयार नहीं है, जिनको उन्होंने काबीना में लिया है, वो नहीं कर सकते। और कुछ सेनेटर्स ने ये कहा ओपनली कि जो ये इसलाह करने की कोशिश करेगा, हम उसको गिरा देंगे। जब आपने ऐसे लोगों को टिकट दिए जो माजी में भी आते रहे, जिन्होंने कर्जे माफ कराए, जो टैक्स चोरी करते हैं, तो मैं तो एक लिटमस टेस्ट देता हूँ। इमरान खान साहब ने फरमाया था कि मैं 100 दिन में अदल पर मबनी टैक्स ले आऊँ, जी, पॉलिसी ले आऊंगा। चलो मत लाएं, आप अपनी काबीना से पास करा के दिखा दें, पार्लियामेंट तो बहुत बात की बात, ये नहीं होगा। ठीक। जनरल सेल्स टैक्स का जैसे मैंने आपसे कहा, वो नहीं होगा। मसला क्या है कि हमारे यहाँ मशराफिया की मईशत, हमारे यहाँ बैसाखी की मईशत, हम लोग टैक्स एमनेस्टी देते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स एमनेस्टी हम देते हैं, दुनिया में सबसे कम शरह टैक्स पर हम एमनेस्टी देते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है शायद जो कौमी खजाने में 1 रुपया जमा कराए बगैर चोरी का, डाके का, स्मगलिंग का पैसा वाइट हो सकता है। जब ये कानून साजी आपने कर रखी है और आप उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो वो सारे सियासी नारे हैं। आज़म ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप काबीना से पास करके नहीं दिखाते, तो मैंने जैसे आपसे बताया कि अब इलेक्शन ईयर आने ठीक, वाला होता है, टैक्स कोई इक़दामात इस्लाह बेहतर नहीं हो होगा, सकते हैं, लेकिन कोई पहले से इस्लाह नहीं होने काबीना वाला। से बेहतर किया जाए, काबीना से पास करवाया जाए। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन। हुकूमत दावे तो करती है कि मईशत बेहतर हो रही है और आम आदमी को आने वाले दिनों में रिलीफ मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि मौजूदा हुकूमत का चौथा वज़ीर ख़जाना या मुशीर ख़जाना भी आम आदमी को रिलीफ देने में नाकाम है, महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।